गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे भाई? हम लोग पढ़ रहे थे राज्य की कार्यपालिका, है ना? जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, राज्य की कार्यपालिका। तो उस राज्य की कार्यपालिका में अभी तक हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ लिया और मुख्यमंत्री पढ़ लिया, और इसके इन दोनों क्लासों के पहले हम लोगों ने महाधिवक्ता के बारे में पढ़ लिया है। अब क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ मंत्रिपरिषद बचा हुआ है ना? तो आज की जो क्लास होगी हमारी वो मंत्रिपरिषद पर ही होगी। तो चलिए फटाफट इसको भी आज देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद, है ना? मतलब राज्य का मंत्रिपरिषद या राज्य की मंत्रिपरिषद, ठीक है? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसमें हम लोग देखते हैं भाई क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला है, इसका परिचय हम लोग यहाँ पे जान लेंगे कि किस अनुच्छेद में क्या क्या बातें कही गई हैं। दूसरा यह है कि इसका गठन कैसे होता है ना? और तीसरा हम लोग जानेंगे कि इसका कार्यकाल क्या है और इनको शक्तियाँ और कार्य क्या दिए गए हैं। और उसके बाद फिर जो है मंत्रियों के जो है उत्तरदायित्व किस प्रकार से कहाँ-कहाँ पे हैं। व्यक्तिगत रूप से कहाँ पे होगा और सामूहिक रूप से कहाँ पे होगा, उसको देखेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित जो भी अनुच्छेद है इम्पोर्टेंट हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक? तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर आसानी से हो जाएगा, है ना? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रयास करते हैं आज को जानने का कि इनका जो राज्य का मंत्रिपरिषद है, उसका परिचय। चलो भाई, तो राज्य के मंत्रिपरिषद में क्या बातें हैं भाई? चलिए, नंबर 1 देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में राज्यपाल के परामर्श तथा सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। मंत्रिपरिषद की व्यवस्था राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने, परामर्श, सहायता देने के लिए है, परंतु मंत्रिपरिषद का परामर्शदायी संस्था ही नहीं बल्कि राज्य की वास्तविक कार्यपालिका भी है। ठीक है? मंत्रिपरिषद क्या है? ये राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक निकाय है, ठीक है? या एक संगठन है, जो कि राज्य में जितने भी कार्य होंगे उनको संचालित करने के लिए राज्यपाल को क्या करेंगे? सलाह देंगे या परामर्श देंगे, ताकि राज्यपाल अपने विवेक के साथ-साथ इन सबके सामूहिक प्रयास से देश के राज्य के कार्यों को सही रूप में संचालित कर सके। ठीक है? ये बात। सेकंड ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति के बारे में बताया गया है। जबकि अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है? तो अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 ये दोनों जो हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब राज्य के मंत्रिपरिषद के रूप के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है कि अनुच्छेद 163 में राज्य मंत्रिपरिषद की स्थिति मतलब राज्य में एक मंत्रिपरिषद भी होगी, ऐसा कौन कह रहा है? अनुच्छेद 163 कह रहा है। और अनुच्छेद 164 में जो है मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व, कार्यकाल एवं नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है? चलिए, अगला हम लोग देख लेते हैं मंत्रिपरिषद का गठन। इसके बारे में क्या चीज़ें हैं? जैसा कि आप यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 1 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा एवं मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ठीक है? तो जो मंत्रिमंडल का हमारा जो गठन होगा वो किस प्रकार से होगा? एक हमारा मुख्यमंत्री होगा और साथ में उसके अन्य भी मंत्री होंगे। अच्छा, जो अन्य मंत्री होंगे वो किस प्रकार के होंगे? उसको यहाँ देख लेते हैं पॉइंट नंबर 2 में। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अनुरूप ही राज्यों में के मंत्रिपरिषद में भी मंत्रियों की 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, राज्य के कैबिनेट मंत्री, और दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उपमंत्री। ठीक है? चलिए, अब देखिए जो तीसरा बात है यह इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मंत्री को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाता है। ठीक है? राज्य के मुख्यमंत्री और साथ में जो उनके जितने भी मंत्री हैं उन सबको शपथ कौन दिलवाएगा? राज्यपाल दिलवाएगा। ठीक है? पॉइंट नंबर 4 कि एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, उसको दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकार है, परंतु मतदान उसी सदन में कर सकता है जिसका वह सदस्य होगा। इस बात को भूलिएगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि एक मंत्री जो है, वो विधानमंडल के किसी भी सदन, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो विधान परिषद हो, दोनों में क्या कर सकता है? दोनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है अथवा वह बोलने का भी अधिकार रखता है। लेकिन जब मतदान की बात आएगी, तो वह अपने ही सदन में, चाहे अगर वो विधानसभा का मेंबर है, तो विधानसभा के मतदान में, अगर वो विधान परिषद का मेंबर है, तो विधान परिषद के मतदान में वह भाग लेगा। ठीक है? ये बात लिखी है।
तीसरी बात यह है कि मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, मंत्रिपरिषद के कार्यकाल के बारे में कि प्रायः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है सामान्यतः, है ना? परंतु विधानसभा में अपना बहुमत खोने के पश्चात मंत्रिपरिषद अपनी निश्चित अवधि से पहले भी विकसित हो सकती है। दूसरा यह कि अनुच्छेद 365 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है? अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उसका जो मंत्रिपरिषद है वह क्या होगी? वह स्वयं ही विघटित हो जाएगी या भंग मान ली जाएगी। ठीक है? तीसरी क्या बात है कि मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को भंग किया जाता है। और पॉइंट नंबर 4 है कि यदि कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, किंतु उसे मंत्रिपरिषद में शामिल कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता अगले 6 माह के अंदर प्राप्त करना आवश्यक होता है अथवा उसे मंत्री पद का त्याग करना पड़ सकता है। ठीक है? इसको जानते रहिए। अगर कोई व्यक्ति मंत्रिपरिषद में आ गया है बिना चुने हुए, तो उसको अगले 6 माह के अंदर क्या करना होगा? उस सदन का सदस्य बनना पड़ेगा और अगर नहीं बन पाता है तो फिर उसे उस मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट हमारा है कि सद नेक्स्ट के बारे में क्या लिखा है भाई? बोलो। नेक्स्ट के बारे में क्या लिखा गया है? मंत्रिपरिषद की शक्तियां और कार्य क्या इसके हैं। ठीक है? चलो तो देखते हैं मंत्रिपरिषद की शक्तियां क्या हैं और उनके कार्य क्या हैं। देखो पहला क्या है कि राज्य कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, परंतु उनकी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग मुख्यमंत्री और उसकी जो मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन के संचालन के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण भी करती है। ठीक है? जो हमारी राज्य की कार्यपालिका है उसकी जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती है, आप सबको पता है। लेकिन जो उसकी वास्तविक शक्ति है या हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो कार्यकारी शक्ति है, जो उस शक्ति को बनाते हैं, वो उसमें जो अहम रोल है वो किसका है? मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की। ठीक है? जो कि इस नीतियों को बनाते हैं जो राज्य के संचालन में कार्य करती हैं। ठीक है? दूसरा पॉइंट ये है कि मंत्रिपरिषद राज्य की राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के लिए विकासकारी योजनाएं बनाती हैं। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है कि मंत्रिपरिषद विधि निर्माण के क्षेत्र में विधानमंडल का नेतृत्व करती हैं। ठीक है? जो मंत्रिपरिषद हमारा है वो कानून के निर्माण में विधानमंडल का नेतृत्व करती हैं। ठीक? नेक्स्ट हमारा ये है कि जो मंत्रियों की का जो उत्तरदायित्व है, यहाँ पे देखिए 2 बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं कि जो मंत्रियों का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वह किसके प्रति है? राज्य की अगर बात करेंगे तो अलग होगा और केंद्र की बात करेंगे तो अलग होगा। जब हम केंद्र के मंत्रियों की बात करेंगे तो वहाँ पर जो उनके सामूहिक उत्तरदायित्व होगा वो किसके प्रति होगा? लोकसभा के। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो मंत्रियों का उत्तरदायित्व होगा सामूहिक रूप से वह किसके प्रति होगा? वह विधानसभा के प्रति होगा। और जब हम व्यक्तिगत तौर पे कहेंगे तब केंद्र में राष्ट्रपति के प्रति और राज्य में राज्यपाल के प्रति। ठीक है? यही 2 बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसको आप लोग भी देख लीजिए। देखो जो पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व, इसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद की जो सामूहिक उत्तरदायित्व है वह विधान सभा के प्रति, जो हमारा जो निम्न सदन है उसके प्रति होगा। नंबर 2, यदि विधानसभा द्वारा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ठीक है? नंबर 2, व्यक्तिगत जो उत्तरदायित्व है वह किसके प्रति है? इसमें कहा जा रहा है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसादों पर्यंत कार्य करते हैं एवं राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर इनकी नियुक्ति होती है। ठीक है? मुख्यमंत्री के मतभेद की स्थिति में मुख्यमंत्री की सलाह पर संबंधित मंत्री को राज्यपाल बर्खास्त भी कर सकता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि राज्य स्तर पर मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राज्यपाल के प्रति होता है। देखिए जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है राज्य स्तर पर मंत्रियों का जो व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है वह किसके अंतर्गत होगा? वह राज्यपाल के प्रति होगा। और ये बात कौन कह रहा है? अनुच्छेद 164(1). ठीक है? नेक्स्ट आपका है विधिक उत्तरदायित्व। तो कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं है, ये बात है। लास्ट इस क्लास का है जो कि है राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इसमें कोई जो पहला है उसमें कह रहा है कि अनुच्छेद, और यहाँ पे लिखा है विषय वस्तु। अनुच्छेद 163 इसमें कहा रहा है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन एवं प्रावधान। मतलब राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा, यह बात कौन कहेगा? अनुच्छेद 163 कह रहा है।
अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, और अनुच्छेद 167 यह कह रहा है मुख्यमंत्री का राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का कर्तव्य। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने जो है मंत्रिपरिषद के रूप में, राज्य की मंत्रिपरिषद के रूप में पढ़ी हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो ये टॉपिक है अब ये पूरा होता है। तो इस प्रकार से जो हमने यहाँ पे आपसे पहले कहा था कि जो राज्य की कार्यपालिका है उसमें 4 पार्ट हैं उसके, तो ये जो चारों हैं वह पूरा हो जाता है। राज्य का जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, महाधिवक्ता और मंत्रिपरिषद। तो इस प्रकार से हमने राज्य की कार्यपालिका पढ़ ली। अब इसके पहले हमने संघ की राज्यपालिका भी पढ़ ली थी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका थी, जो 2 प्रकार की, एक संघ की कार्यपालिका और एक राज्य की कार्यपालिका, तो दोनों वह पूर्ण होते हैं। ठीक है? और राज्य की कार्यपालिका से पहले जितने भी पीवाईक्यू थे संघ की कार्यपालिका के, उसको हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हमारा सिर्फ एक ही काम बचता है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता और मंत्रिपरिषद, इन सब से जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू होंगे पिछले 30 वर्षों के, 30 ईयर्स के, उसको हम लोग अपनी अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तब इस प्रकार से हमारा यह जो चैप्टर होगा वह पूरा होगा। तो अभी तक हम लोगों ने कार्यपालिका पढ़ लिया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बताइए भाई? उसमें हम लोग पढ़ेंगे संसद, या फिर पढ़ेंगे हम लोग न्यायपालिका, है ना? अगर संसद पढ़ेंगे तो वहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे, और जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो उसमें उसमें जो उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और जो हमारा उच्च न्यायालय होता है उसको पढ़ेंगे। ठीक है? तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है? धन्यवाद।